आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करने वाले हैं और आज का जो चैप्टर है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ से 3 से 4 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। केवल और केवल शिक्षण सहायक सामग्री ही नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि इसके साथ साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को भी मैं करवाऊंगा। यहाँ पर एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। भले ही आप लोगों ने एक बार पढ़ा है लेकिन एक बार फिर से पढ़िए। आज आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, निश्चित तौर पर आपको नया कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, यहाँ क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि उनके कोई डाउट्स होते हैं, जैसे भले ही वे हमारे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन यदि उनके कोई डाउट्स होते हैं तो वे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा लिख लें, वे जिनको लिखना है 8920340192 8920340192 पर वे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ताकि क्या हो कि उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करवाया जा सके। तो कोई भी डाउट्स हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, 5 सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें तो ज़रूर आप हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर असिस्ट करेंगे। क्योंकि आप हमारे YouTube चैनल के एक परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी, अगर उनको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ TLM के बारे में आइए बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात कही गई है या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है कि प्रक्षेपी साधन। क्या कहा गया है? प्रक्षेपी साधन कहा गया है। और प्रक्षेपी साधन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मेरे प्रिय साथियों? तो प्रोजेक्टिव एड्स कहा जाता है। तो प्रक्षेपी साधन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टिव एड्स कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं तो अप्रक्षेपी साधन को क्या कहा जाता है? नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कहा जाता है। आइए अब समझते हैं सबसे पहले प्रक्षेपी साधन के बारे में, यानी कि प्रोजेक्टिव एड्स के बारे में। देखिए, जैसा कि बात करते हैं प्रोजेक्टिव एड्स के बारे में, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधा और सीधा क्या बताया जा रहा है कि यह एक दृश्य साधन होगा। किस प्रकार का साधन होगा? तो यह किस प्रकार का साधन होगा? तो दृश्य प्रकार का साधन होगा, यानी कि कोई ऐसी चीजें जिसे दिखाया जा सकता है इसके माध्यम से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया को एक पर्दे के ऊपर दिखाया जा सकता है, चित्र के रूप में दिखाया जा सकता है। तो प्रक्षेपी साधन में क्या होता है, किसी भी वस्तु को यदि हमें दिखाना है तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से उस वस्तु या उस प्रक्रिया को दिखा सकते हैं एक पर्दे के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले आइए देखते हैं कि फिल्म स्ट्रिप्स के बारे में। फिल्म स्ट्रिप्स के बारे में बात करते हैं तो फिल्म स्ट्रिप्स किस तरह से दिखाई देगा, आइए आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, फिल्म स्ट्रिप्स के बारे में अगर आप देखें तो इस तरह से है, और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं किसी भी चित्र को दिखाया जा सकता है या किसी भी प्रक्रिया को दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिल्म स्ट्रिप्स इस तरह से होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि फिल्म स्ट्रिप्स किस प्रकार का होता है, तो आज मैंने उन्हें दिखा दिया है, और वे याद रखेंगे किस में आएगा? प्रक्षेपी साधन में आएगा, यानी कि प्रोजेक्टिव एड्स में आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि दृश्य साधन में आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मूक चित्र के बारे में बात करते हैं, जिसे साइलेंट पिक्चर कहा जाता है। देखिए, साइलेंट पिक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो बिल्कुल शांत वाली पिक्चर होती है वो भी दृश्य साधन में आएगी, जिसमें वो बोलेगा नहीं, चित्र जो होगा बोलेगा नहीं, क्योंकि यह दृश्य साधन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पर तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि एक किताब है और इसमें एक चित्र बना हो, ठीक है, या कोई चित्र चीजें हो तो उसको केवल और केवल देखी जा सकती हैं। ठीक है, वो चित्र बोलेगा नहीं, क्योंकि इसमें नाम ही इसका रखा गया है साइलेंट पिक्चर्स। ये दृश्य साधन में आएगा, केवल और केवल दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैजिक लैंटर्न के बारे में बात करते हैं, माया दीप के बारे में बात करते हैं। मैजिक लैंटर्न किस प्रकार से दिखाई देता है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मैजिक लैंटर्न दोस्तों, ये है मैजिक लैंटर्न है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मैजिक लैंटर्न को भी। तो इसके माध्यम से भी आप चित्र वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर भी आप देखना चाहें तो ये रहा चित्र। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप चित्र वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका मैजिक लैंटर्न है। ठीक है, ये भी दृश्य साधन में आएगा, और इस तरह से बच्चों को दिखाकर पढ़ाने में बड़ा ही अच्छा लगेगा, बच्चों को बड़ा ही मजा आएगा, उनको रुचि आएगी कि वाकई में जो आज दिखाया जा रहा है, जिस तरह से दिखाकर पढ़ाया जा रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। उन्हें पता चलेगा अच्छा इस तरह की भी चीज़ें होती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो प्रोजेक्टर की बात करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, माइक्रो प्रोजेक्टर को भी दिखा देता हूँ। देखिए प्रोजेक्टर तो आपने देखा ही है, बड़ा प्रोजेक्टर तो आपने देखा ही है। माइक्रो प्रोजेक्टर कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से होता है। एक पर्दे जो लाइट जा रही है किसी पर्दे पर पड़ेगी तो वहां पर चित्र दिखाई देगी, यानी कि जो चित्र आप दिखाना चाहेंगे इस लाइट के माध्यम से किसी भी चित्र को आप दिखा सकते हैं। ये है मिनी या माइक्रो प्रोजेक्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सोचिए कि अगर इस तरह के साधन का उपयोग करके अगर किसी भी छात्र को आप पढ़ाएंगे तो छात्र का मन किस तरह से होगा, उसका मन लग जाएगा पढ़ने में और उसका मन बड़ा हैप्पी हो जाएगा। उसे लगेगा कि वाकई में जो टीचर पढ़ा रहा है बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है और इसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में बात करते हैं, सिरोपरि प्रक्षेपी के बारे में। आइए मैं आपको दिखा देता हूं ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में भी। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन क्लास को लास्ट तक देखिएगा तभी शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक और भी क्या बच रहा था हमारा। ये देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करते हैं, ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको भी आप देख सकते हैं। सोचिए इस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करके यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, यदि बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना मजा आएगा। उन्हें लगेगा कि वाकई में जो आज क्लासेज मिल रही हैं, हाईटेक क्लासेज मिल रही हैं, वो बड़ी ही अच्छी क्लासेज हैं और हमें सारा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। सोचिए एक बार किसी बच्चे को इमेजिनेशन के बजाय उसे दिखाना, अगर आप दिखाना पसंद करेंगे तो बच्चा देखकर जल्दी सीख जाएगा। आप सोचो अमूर्त चीज़ों के बारे में आप सोचने के लिए कह रहे हैं तो बच्चा सोचने में काफ़ी समय लगाएगा। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे अगर बताने लगो कि एक समय था जब मानव बंदरों के जीवन जी रहा था, आदि मानव को मानव जिंदगी जी रहा था, तो उस तरह की चीज़ों को सोचने में उनको टाइम लगेगा। लेकिन अगर उन्हें चित्र आप दिखा देंगे कि अच्छा इस तरह के जीवन ये लोग जी रहे थे, फिर इनका विकास क्रम यहाँ आया, फिर इनका विकास क्रम यहाँ आया और वर्तमान में हमारे यानी कि आपके जैसे हमारा जीवन हो गया, ठीक है। तो जब इस तरह की चीज़ों को आप दिखाकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को बड़ा ही मजा आएगा कि वाकई में जो टीचर है उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। तो सोचिए कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो इस तरह के शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करेंगे आप, ठीक है। थोड़ा से अगर स्कूल वगैरह में व्यवस्थाएं ना हो तो थोड़ा से अपनी सैलरी का भी योगदान आप कर दीजिएगा, ठीक है। जो आप योगदान करने के लिए कह रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कई बार मैं ऐसे भी प्रश्न उनसे पूछता हूँ कि आप नौकरी पा जाएंगे तो क्या करेंगे अपने पैसे का। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं दान कर दूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने इनके लिए करूँगा, उनके लिए करूँगा। सबका अपना अपना मत रहता है, ठीक है। जो कि जिसका भी जो मत होता है, अच्छा मत होता है, उसके सोचने का अपना अलग तरीका होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पूरे स्कूल के लिए ही कर दीजिए, अपने सैलरी में से जितना आप करना चाहें, ठीक है। कोई चीज़ें नहीं है, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, ठीक है, खेल कूद का सामान नहीं है, अगर सरकार के द्वारा या स्कूल के द्वारा वो चीज़ें नहीं लाई जा पा रही हैं, ठीक है, और काफ़ी समय लग रहा है और बच्चों का जो करियर है चौपट होते जा रहा है, तो आप खुद अपने पैसे का इस्तेमाल करके आप ला दीजिए, जिससे क्या हो कि बच्चे अच्छे से सीखें और पढ़ें और आपका नाम भी करें। जब तक आप रहेंगे और तब तक भी चलेगा, और जब नहीं रहेंगे आप तब भी वो चीज़ें चलेंगी और बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे जो पिछले वाले टीचर आए थे महोदय पढ़ाने, वो बड़े ही अच्छे थे। आइए बात करते हैं अप्रक्षेपी साधन के बारे में, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स के बारे में, ठीक है। आइए समझते हैं अप्रक्षेपी साधन के बारे में, जिसमें केवल और केवल दिखाई देगा। यहाँ प्रोजेक्टर का कोई यूज नहीं होगा, यहाँ प्रोजेक्टर का कोई यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जहां प्रोजेक्टर का यूज होता है वहां क्या बोला जाएगा, प्रक्षेपी साधन बोला जाएगा। जहां कोई प्रोजेक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई चित्र वगैरह, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज नहीं किया जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, अप्रक्षेपी साधन बोला जाएगा। इसमें भी क्या होता है, केवल और केवल दिखाई देता है, चीजें दिखाई देती हैं और दिखाई जब बच्चे को देती हैं तब पढ़ाया जाता है तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, यानी कि दिखा कर पढ़ाना। जैसे कि बात करते हैं मॉडल की, बात करते हैं चार्ट पेपर की, बात करते हैं जैसे चार्ट बना दीजिए, ठीक है। चार्ट में मान लीजिए चित्र वगैरह बना दीजिए और चार्ट में किसी तमाम तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, चित्र दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि आपको भारत के बारे में बताना है तो भारत की स्थितियां आप दिखा सकते हैं कि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैप के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं ग्लोब के माध्यम से आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये भी चीज़ें, मैप और ग्लोब भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ग्लोब, इसे ग्लोब कहा जाता है। इससे आप स्थितियां बता सकते हैं कि विश्व में भारत कहाँ पर है, विश्व में अमेरिका कहाँ पर है और जो अन्य देश हैं कहाँ पर हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप है जो भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर मैप के माध्यम से वो चीज़ें विजुलाइज करके बच्चे को दिखाते हैं और पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में आएगा, उन्हें लगेगा कि वाकई में जो टीचर महोदय हैं बड़े ही जानकार हैं, उनको सब कुछ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं। देखिए अब ब्लैक बोर्ड में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीचर होते हैं हमेशा वायरल होते रहते हैं, तो ब्लैक बोर्ड में भी आप जैसे मान लेते हैं आपको 10 से पढ़ाना है। जैसे एक व्यक्ति थे धर्मवीर जी, वो मेरे स्टूडेंट थे और वो एक विद्यालय में प्रिंसिपल भी थे। ठीक है, जब वो मेरे स्टूडेंट थे तब वो किसी विद्यालय में प्रिंसिपल थे और आज भी वो प्रिंसिपल ही हैं, प्रिंसिपल पद पर वे चयनित हैं। ठीक है, लेकिन वे प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन हाँ बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं और वे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। तो हमने एक दिन उनका टेस्ट लिया था कि बच्चों को कैसे आप पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। हमें तो एक्सपीरियंस ज़्यादातर है बड़े बच्चों को पढ़ाने के, और आप छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। तो धर्मवीर जी ने हमें सिखाया था, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हमें वाइट बोर्ड में, हमारे यहाँ तो वाइट बोर्ड है मान लीजिए, लेकिन मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड भी या वाइट बोर्ड एक ही जैसे होता है। ठीक है, ब्लैक जैसा होता है, ब्लैक होता है, वाइट बोर्ड तो आप देखते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें 10 बताया था। उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने 10 हमें बताया था और इतने अच्छे तरीके से 10 बताया था कि ये मान के चलिए हमें एक बार में समझ में आ गया था। जब हमें एक बार में ऐसा समझ में आ गया था, मुझे लगता है कि बच्चों को भी जल्दी समझ में आ गया होगा। अब ये मत सोचिए कि सर कम जल्दी समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनके जो पढ़ाने का तरीका था, मैं समझ गया था कि वाकई में जो व्यक्ति है धर्मवीर जी, इनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वे अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, बच्चों को अच्छे समझा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने 10 बताया था, उसमें बताया था कि इनके 3 दादा हैं, उनके 4 पुत्र हैं, उनके 4 पुत्र हैं, और बढ़िया से उन्होंने चित्र बनाया था, बहुत अच्छा चित्र बनाकर उन्होंने समझाया था। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे को वे समझा रहे थे बड़े अच्छे तरीके से। यदि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड किसी भी प्रकार का साधन है उसका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें चित्र वगैरह बनाकर पढ़ाया जाता है, तो बच्चा जल्दी समझ जाएंगे या बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राफ का भी माध्यम उपयोग किया जा सकता है। देखिए ग्राफ के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि भारत की पहले जनसंख्या कितनी थी, फिर उसके बाद कितनी जनसंख्या थी। जैसे मान लेते हैं ग्राफ ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे ग्राफ आप बना सकते हैं कि पहले भारत की जनसंख्या कम थी, फिर उसके बाद 2011 में भारत की जनसंख्या इतनी आ गई। तो ग्राफ के माध्यम से जनसंख्या को दर्शा सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से किसी भी चीज़ को आप दर्शा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो नॉन प्रोजेक्टेड की बात करते हैं जिसमें दृश्य चीज़ों यानी दिखाने के माध्यम से दिखाकर बच्चों को सिखाया जाता है, अधिग्रहण करवाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मॉडल पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है, चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, चित्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैप, ग्लोब और ब्लैक बोर्ड और ग्राफ के बारे में बात करते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अब आइए बात करते हैं श्रव्य साधन के बारे में, यानी कि ऑडियोज के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ें उन्हें सुनाया जाए, अगर वे सुनते हैं तो उसके माध्यम से भी ज़्यादा सीखते हैं। कोई भी बच्चा हो या कुल मिलाकर जो बच्चे होते हैं वे सुनने से भी ज़्यादा सीखते हैं। जैसे आप लोग हैं या हम लोग हैं, अगर कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि वीडियो को नहीं देखते हैं बल्कि आवाज़ें सुनते रहते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो उसकी बातों को सुनते सुनते हमें बहुत कुछ याद हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों को भी है, अगर बच्चों को भी सुनने के लिए कुछ दिया जाए तो सुनने से भी बहुत कुछ वे सीख जाते हैं, यानी कि ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं या चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं, इसका एक माध्यम इस्तेमाल किया जा सकता है रेडियो के माध्यम से बच्चे समाचार को सुन सकते हैं। रेडियो के माध्यम से पहले बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, तो बच्चों को सुनाया जा सकता है, तो बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। टेप रिकॉर्ड, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या आप जब कभी पढ़ाएं तो टेप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करके बच्चों को दे सकते हैं। MP3 प्लेयर की बात करते हैं तो इसके माध्यम से भी बच्चे अच्छे सीख सकते हैं। तो ये है ऑडियो एड्स के बारे में, जिसमें क्या होता है सुनाई देता है और सुनकर भी बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण याद रखिएगा, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और MP3 एक इसमें आएगा, श्रव्य साधन में आएगा, यानी कि ऑडियो एड्स में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं जिसमें दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, मतलब ऐसे साधन का हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, ताकि बच्चे और जल्दी अच्छे से सीख सकें। देखिए अभी तक क्या था, एक तो पहले वाले में था केवल दिखाई देगा, तो केवल देखने से क्या होता है कि बच्चे तो सीखते हैं,
दोनों वाले में, फिर एक में था, फिर दूसरे वाले में सुनने वाले में था, तो सुनकर बच्चे और सीख रहे थे। फिर उसके बाद क्या है कि अब और अच्छे से सीख सकते हैं जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। सोचिए एक बार, जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे तो जल्दी सीख जाएंगे। जैसे अभी है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो दिखाई भी दे रहा और सुनाई भी दे रहा है, तो अब आप जल्दी सीख पा रहे हैं, हर चीज़ों को जल्दी आप मतलब समझ पा रहे हैं क्या कहने का मतलब। उसी तरह से अगर देखा जाए तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो बच्चे भी सीखते हैं जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों साधन होते हैं। यानी कि अगर उन्हें सुनने वाली भी वस्तुएं मिल जाए या सुनने वाला भी उपकरण मिल जाए और देखने वाला भी उपकरण मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। अब जैसे कि बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में, टेलीविज़न। टेलीविज़न में आप देखते हैं कि क्या होता है, सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। यूट्यूब चैनल को भी, यूट्यूब को भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसी में, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की, बात करते हैं तो कंप्यूटर भी इसी में आ जाएगा। स्मार्टफोन की बात करते हैं जिसमें हमने आपको यूट्यूब बताया था, इसमें दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा तो बच्चे और जल्दी सीख जाएंगे। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो इसमें भी वही बातें होंगी कि बच्चे को दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा तो बच्चे और जल्दी अच्छे से सीख जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दृश्य श्रव्य साधन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक तो टेलीविज़न, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा स्मार्टफोन, फिर चौथा मल्टीमीडिया। एटलीस्ट ये सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आता, वहाँ पर हम गलती कर देते हैं कि देखिए वहाँ पर ही नहीं पूछा जाएगा कौन सा किस में आएगा, आपसे ही पूछा जाएगा कंप्यूटर किस में आएगा, केवल दृश्य में आएगा, केवल दृश्य और श्रव्य में आएगा, केवल एक तरीके से श्रव्य में आएगा, या केवल एक तरीके से, या कहेगा इनमें से सभी। ठीक है, तो यदि आपको एग्जाम्पल्स याद है, यदि आपने समझ लिया है तो आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे, नहीं फिर गलत होना लाजमी है, बिल्कुल गलत हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप चीज़ों को समझते भी चलिए और याद भी करते चलिए कौन किसका एग्जाम्पल है, किसको किस में रखा गया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, अब क्या कहा जा रहा है। अब बात करते हैं क्रियात्मक साधन की, बात करते हैं जिसमें एक्टिविटी एक्ट्स होंगे, जिसमें क्या होगा, सारे साधन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें देखना सुनना, देखो इसमें देखना सुनना और अतिरिक्त जो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, उसको भी शामिल किया जाता है। जैसे रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का मतलब ये हो गया कि किसी का रोल प्ले करना, किसी को रोल प्ले करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लिया जा सकता है कि भैया आप गांधी जी बन जाइए, तो गांधी जी के जैसे व्यक्ति, एक व्यक्ति होगा जो एक्ट करेगा, गांधी जी के जैसे एक्ट करेगा, उसमें बच्चे जो होंगे, ठीक है, ऐसे एग्जांपल में समझिएगा। देखिए मान लेते हैं एक क्लास है जिसमें 30 से 40 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें जो है एक व्यक्ति को गांधी जी का एक्ट करने के लिए कहा गया, तो और उसमें 30 बच्चे जो हैं, जो मतलब 40 बच्चे हैं, तो मान के चलते हैं 39 बच्चे देखने के लिए हैं। तो एक व्यक्ति जो गांधी जी का एक्ट कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, वो जिस तरह से उसमें सारी बातें करेगा तो उसमें बच्चे को सुनाई भी देगा, क्योंकि जो बोलेगा बच्चा, जो गांधी जी बना हुआ बोलेगा, तो जो बच्चे 39 बच्चे हैं वे सुनेंगे भी और देखेंगे भी, तो उनको जल्दी समझ में आएगा, इसके माध्यम से भी जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोगशाला में काम करना, यानी कि वर्किंग ऑन लेबोरेटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे बात करते हैं म्यूजियम की बात करते हैं, तो म्यूजियम भी बच्चों को ले जाया जा सकता है, और म्यूजियम में आप देख सकते हैं इस तरह के म्यूजियम में बच्चों को ले जाया जा सकता है। ये तो मैंने थोड़ा सा छोटा म्यूजियम दिखाया है, आप देखेंगे तो बड़ा म्यूजियम दिल्ली चले जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, इससे क्या होगा, बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। टूर्स की बात करते हैं, यानी घुमाने भ्रमण वगैरह ले जाए, जैसे पिकनिक वगैरह बच्चे को ले जाते हैं तो वहाँ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, कुछ एक्टिविटी भी आप करवाएंगे तो बच्चों को और जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जीबिशन के बारे में, बात करते हैं एग्जीबिशन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ इस तरह के जो प्रदर्शनियां होती हैं उसको भी बच्चों को दिखाया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि बच्चे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है पढ़ाने में। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाने में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो सकें उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चों को इमेजिनेशन करने में ज़्यादा समय ना लगे, वे जल्दी से समझ जाएं और जल्दी से उन्हें सारी चीज़ें याद हो जाए और जल्दी से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ बढ़ सके। तो क्रियात्मक साधन में क्या होता है, जिसमें सभी इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है ज्ञान के निर्माण में, जिसमें देखना सुनना और जो अतिरिक्त एक्टिविटी होती हैं वो भी सारी चीज़ें सिखाई जाती है या सिखाया जाता है। जिसका एग्जाम्पल है, जैसे कि बात करते हैं रोल प्लेइंग, और दूसरा एग्जाम्पल वर्किंग ऑन लेबोरेटरी के बारे में बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है म्यूजियम, फिर टूर्स है, टूर्स मतलब घूमने वाला भ्रमण, और एग्जीबिशन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों को जरूर याद रखिएगा,
देखिए कौन चीज़ें किस में आएंगी जरूर याद रखिएगा दोस्तों। यदि आपने थोड़ा से भी इधर उधर किया तो मान के चलिए 1 नंबर आपका कट जाएगा, और थोड़ा से अच्छे से आपने याद कर लिया तो मान के चलिए आपके 2 से 3 नंबर आपके फिक्स हो गए, यानी कि 2-3 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के क्या विशेषताएं होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि बात करते हैं इसमें रिलेवेंसी आती है यानी कि प्रासंगिकता आती है यानी संबंध होते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं परिशुद्धता आती है, सहायक सामग्री की उपलब्धता बढ़ती है, और यथार्थता यानी कि रियलिटी आती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रियलिटी आती है कि बच्चों को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अनुकूलता यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे जल्दी उस चीज़ के लिए अनुकूल हो जाते हैं जैसा चाहते हैं आप। इसमें इंटरेस्ट आता है यानी कि रुचि आती है बच्चों में। समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उन्हें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है और ज़्यादा इमेजिनेशन उन्हें नहीं करना पड़ता है, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री की, कहीं जाइएगा नहीं, ये मत सोचिए आपको आ रहा है। ठीक है, आप चीज़ों को देखते चलिए, रिवीजन करते चलिए, अभी आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा, ये मत सोचिए कि बस इतना ही है। ठीक है, और यदि हो सके तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। देखिए शेयर वगैरह कर दिया करें। कल कुछ लोगों ने लगाया था स्टेटस पर, जैसे कि डिम्पल जी के बारे में बात करते हैं जिनका नंबर हमारे पास आया था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने लगाया था और आप लोगों में भी कई लोगों ने लगाया होगा, हो सकता है मैं स्टेटस ना चेक कर पाया हूँ, लेकिन जो लोग नहीं लगाए थे वे लगा लिए, कम से कम इतना तो आप करें ही, हमारा सम्मान। तो शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता ये है कि संबंध, इससे संबंधता बढ़ता है, मतलब कि टीचर और कह सकते हैं टीचर के पढ़ाने का और स्टूडेंट के बीच भी संबंध बनता है या रिलेशन अच्छा बनता है। और दूसरी बात करते हैं किसी चीज़ को जोड़ने में भी सहायता मिल जाती है, किसी की चीज़ को दिखाकर अगर पढ़ाया जाता है तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। और इसमें परिशुद्धता आती है, यह एक्यूरेसी आती है, यानी कि जो सीखने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। और शिक्षा सहायक सामग्री की उपलब्धता होती है, तो इससे क्या होता है कि टीचर को पढ़ाने में भी आसानी होती है। इसमें रियलिटी आती है हर चीज़ के बारे में, जैसे कि मान लेते हैं किसी चीज़ के बारे में आपने बताया तो बच्चों को कई बार ये लगता है ये केवल काल्पनिक घटना हो सकती है। नहीं, काल्पनिक घटना नहीं, यहाँ पर रियलिटी हो सकती है, यथार्थता हो सकती है। एक तरीके से अनुकूलता का मतलब ये हो जाता है कि बच्चे उन चीज़ को समझने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। रोचकता की बात करते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट आता है सीखने में, उनका मन करता है कि और पढ़ना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है 1 घंटे की ही क्लास में वे बोर होने लगते हैं, उनको लगता है कि कब जाएगा यहाँ से मास्टर या कब यहाँ से मैडम जाएंगे। समय की बचत काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। समय की बचत कैसे होती है कि बच्चों को ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं करना पड़ता और टीचर को भी ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से। अब ये बात करते हैं अब ये बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वही जो विशेषताएं हैं वही समझ लीजिए, कार्य भी उसी में आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। तो फंक्शन ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि बात करते हैं इसमें स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन करने में काफ़ी सहायता मिलती है, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना है तो एक तरीके से इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताना है, या पेड़ पौधों के बारे में बताना है तो उसको दिखाया जा सकता है, जड़ कहाँ पर है, तना कहाँ पर है, फल कहाँ पर है, फल में बीज कहाँ पर है। तो इस तरह की चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इससे मोटिवेशन, कहने का मतलब ये है पढ़ाते समय मोटिवेशन दिया जा सकता है, जैसे गांधी जी के बारे में बताना है, नेहरू जी के बारे में बताना है, या सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताना है, या किसी अन्य नेता अभिनेता के बारे में बताना है। तो बताते समय बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य ये भी हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य ये भी है दोस्तों कि रिटर्न को कम करना, मतलब कहने का मतलब ये है बार बार उस चीज़ को ना समझाना, एक ही बार में जल्दी से समझा लेना। शिक्षण में कुशलता आती है यानी कि प्रोफेंसी इन टीचिंग। इसमें क्या होता है जो पढ़ाने में भी हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होती है कि अच्छा ये चीज़ें हम दिखा रहे हैं तो बार बार हम बच्चे को और अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। अर्थयुक्त अनुभव, इससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो आगे चलकर बच्चा का वो अनुभव बन जाएगा। देखिए अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो फिर कल वो मेरा अनुभव हो जाएगा कि कल मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया था, और आज आपने जो पढ़ा है वो आपका कल अनुभव बन जाएगा। अनुभव का मतलब ये हो जाता है कि जो चीज़ें आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखी है
और उसका इस्तेमाल कहीं आप कुछ करते हैं तो वो आपके अनुभव में आ जाता है कि हमारा भी अनुभव इतना रहा। जैसे कई बार आप कहते हैं कि सर मैं भी टीचर हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है बच्चों को, ठीक है, तो मुझे पता है सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि आपका अनुभव बोल रहा है, आपका अनुभव बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा किया हुआ है। तो इससे अर्थ समझने में भी बच्चों को दिक्कत नहीं होती है और उनको हर चीज़ें अनुभव हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि यह क्या करता है, शब्दकोश में भी वृद्धि करता है। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री क्या करता है कि शब्दकोश में वृद्धि करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शब्दकोश बढ़ते हैं। तो इसके कार्य क्या क्या है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य हैं कि एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है अच्छे तरीके से, मोटिवेट किया जा सकता है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, शिक्षण में कुशलता आएगी, अर्थयुक्त अनुभव कहीं ना कहीं बढ़ेगा और शब्दकोश में भी वृद्धि होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझ लेते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, यदि नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक के पास भी आपके पास ऑप्शन है, आप दे सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, उनको लगता है कि बड़ा ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, सीखने की गति में सुधार, बच्चे जल्दी किसी चीज़ को सीख लेंगे। जो इतना ज़्यादा, जैसे आप और हमारे समय में आप देखिए जब हम 2 4 5 में रहे थे तो इतना ज़्यादा एक तरीके से चित्र वगैरह, जैसे आज है यूट्यूब पर कोई भी चीज़ें हैं तो बच्चे जल्दी किसी भी चीज़ को जल्दी देख लेते हैं यूट्यूब पर, तो उन्हें पता चल जाता अच्छा ऐसी ये चीज़ें थी। लेकिन हमारे आपके समय में ऐसा नहीं था, हम किताबों से सोचते थे, किताबों में ढूंढते थे कि अच्छा इस तरह की चीज़ें कोई चित्र मिल जाए, या हम कभी न्यूज़पेपर में देख लेते थे, देखने का प्रयास करते थे, या अपने टीचर से बोलते थे तो टीचर हमारा कुछ तमाम तरह की क्रियाएँ, तमाम तरह की एक्टिविटी करके उस समझाने का प्रयास करता था या करते थे। तो उनकी भी मजबूरियां हैं, अब उनके पास, अब उन्हें हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उतना ज़्यादा चीज़ें अपडेट नहीं थी हमारे राज्य में, हमारे राज्य में कह रहा हूँ, हमारे समय में। नेक्स्ट बात करते हैं रोचक चुनाव को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और निरीक्षण शक्ति का विकास किया जा सकता है, छात्रों का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, अग्रसर करना, जटिल विषयों को भी सरल में प्रस्तुत कर देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जटिल चीज़ों को, जो कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें हैं उसको भी सरल चीज़ों में बता देना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप दे देना, जिन चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन करना है उन चीज़ों को दिखाया जा सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, जैसे कि बात करते हैं, बच्चों में रुचि उत्पन्न किया जा सकता है, उनके सीखने की गति में सुधार किया जा सकता है, चुनाव को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है किसी चीज़ को, निरीक्षण शक्ति का विकास किया जा सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य है, छात्रों का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर करना और जटिल विषयों को सरल बनाया जा सकता है, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप दिया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व के बारे में। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व के बारे में यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या बातें शामिल की गई हैं। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है विषय को स्थायी रूप से सीखने और समझने में सहायक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री से अभिप्रेरणा यानी कि प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री से अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन मिलता है या मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री में कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट और रुचि करके सार्थक बना देती है। यहाँ पठन पाठन में नवीनता लाती है, इससे समय और शक्ति की बचत होती है। विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, ठीक है, विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं। आइए समझ लेते हैं कि सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि सहायक सामग्री छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के स्तर पर होनी चाहिए। देखिए, जो आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करें उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें बच्चे के आयु के अनुसार, उसकी जैसे उम्र है उसके हिसाब से। पता लगा बच्चा छोटा है, अभी 1-2 में पढ़ रहा है और आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो, जितने समय के लिए आवश्यक हो उतने समय के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। पता लगा सारा दिन प्रोजेक्टर लेकर घूम रहे हैं आप सोचिए कि पता लगा आप सारा दिन प्रोजेक्टर लेकर घूम रहे हैं, इस क्लास में उस क्लास में जा रहे हैं,
ठीक है, और बार बार बच्चों को परेशान कर रहे हैं कि आज हम कुछ नया दिखाएंगे बार बार, ठीक है, तो फिर उतना फिर सही नहीं होगा, तो होगा उतना रिलेवेंट नहीं होगा। इन सब चीज़ों को सावधानियां बरतनी पड़ेगी। नवाचार से जुड़ी तकनीकी से संबंधित हो। अब जब आप दिखाएं तो कुछ नई चीज़ें दिखाएं, ऐसा ना हो कि पुरानी चीज़ें बार बार दिखाते रहें जो एक बार आपने दिखा दिया है। संचालन सरल होना चाहिए, सिखाने का जो तरीका हो वो सरल होना चाहिए। पता लगे आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके बच्चों को समझा रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है या नहीं, तो बच्चे बोल रहे हैं यस सर सब क्लियर है, और जब बाद में आप पूछे तो फिर बच्चों को ये लगा कि ये क्या पढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोग करने से पूर्व शिक्षक को एक बार अभ्यास कर लेना चाहिए। पता लगा वहाँ गए आप प्रोजेक्टर लगाने, अब बाद में ये कह रहे प्रोजेक्टर लग ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, 4 बार ऊपर नीचे अगल बगल घूम कर देख रहे हैं, सोचिए। ठीक है, तो एक बार पहले से पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए कि कैसे लगेगा कैसे चलेगा। ठीक है, आपने देखा है बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा इसका ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोग करने से पहले ध्यानपूर्वक उनके दिशा निर्देशों को पढ़ लें कि कैसे एक तरीके से पढ़ाना है या कैसे चीज़ें चलेगी। प्रयोग वातावरण परिस्थितियों के अनुसार सही स्थान पर होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वो सही वातावरण में होना चाहिए, सही एनवायरनमेंट में होना चाहिए, वो परिस्थिति उस तरह की होनी चाहिए, तभी आप सिखाएं। पता लगा कि आप अपने को आराम देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं आज हम प्रोजेक्टर में कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है, जैसे आज आपका पढ़ाने मन नहीं है, आप इस हिसाब से जा गए हैं, ठीक है, वहाँ प्रोजेक्टर लगा दिया और चित्र खोल रहे हैं बार बार के बच्चे देखते चलो ये चित्र ये है ये है ये है, ठीक है, तो यानी कि आपको पढ़ाने का मन नहीं है, आप दुनिया भर की कहानी बता रहे हैं, ठीक है, तो कहानी वगैरह नहीं बताना चाहिए। ठीक है, जब आप सिखाएं तो मन से जाएं सिखाएं, ये सावधानियां आपको बरतनी होगी। आइए समझ लेते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। चलिए, प्रश्न ये है कि आप जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर, और डी ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डर। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर और वीडियो रिकॉर्डर। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका जवाब, जल्दी से दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब इसका जवाब गलत मत करिए, जल्दी से जवाब दीजिए। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। यानी कि बात करते हैं मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं होता है, जो कि आप पहले ही जानते होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा इसका भी। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल सजावटी हो सकती है, केवल सजावटी हो जाती है जब वह सामग्री पाठ्यपुस्तक की ना हो और बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका उपयोग नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं वहाँ बच्चों को अनिवार्यता कोई मूल्य सिखाएं और बच्चे में उसे आते जाते देखते रहें। यहाँ पर ये बातें हैं, क्वेश्चन में एक बार देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित केवल सामग्री सजावटी तक हो जाती है, यानी सजावटी ही रह जाती है जब इस सभी विकल्पों को पढ़कर आप बताइए कि वह सामग्री केवल पाठ्यपुस्तक की ना हो, बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका उपयोग ना हो, और वहाँ बच्चों की अनिवार्यता कोई मूल्य सिखाएं और बच्चे उसे आते जाते देखते रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका कोई उपयोग ना हो, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं तो केवल सजावटी के रूप में ही काम करेंगी। ठीक है, केवल सजावटी के रूप में ही काम करेंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग उद्देश्य नहीं है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचि बनाना और विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है भाषा कक्षा में जो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधन देखना और सुनना दोनों साधनों का उपयोग किया जाता है, उसका उद्देश्य इसमें नहीं है कौन सा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के दिशा निर्देशों का पालन करना, और नेक्स्ट ऑप्शन है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना और सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि
कौन सी चीज़ें दृश्य श्रव्य साधनों का उद्देश्य नहीं होगा, यानी साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विद्यालय के प्रमुखों के दिशा निर्देश का पालन करना इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, विद्यालय प्रमुख यानी कि जो उसके कह सकते हैं प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना इसमें कोई उद्देश्य शामिल नहीं है। लेकिन भाषा कक्षा में दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग करने से एक तो सीखने में उन्हें रुचि, मतलब उनको सिखाने में रुचिकर बनेगा वो चीज़ें, और आधुनिक कक्षा को, आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाया जा सकता है, और सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को का ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है? चलिए, प्रश्न ये है कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के का प्रयोग मुख्य प्रयोजन है। दृश्य श्रव्य मतलब क्या हो जाता है? देखना और सुनना। साधनों को भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग मुख्य प्रयोजन क्या हो सकता है? शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, और रोचकता का संचार करना और मनोरंजन करना। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में दृश्य साधनों का प्रयोग मुख्य प्रयोजन क्या हो सकता है? शिक्षण में विविधता लाना, मतलब टीचिंग मेथड में डाइवर्सिटी लाना, और विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, और रोचकता का संचार करना। ठीक है, और एक ऑप्शन और था शायद मनोरंजन करना। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा से सोचिए, रोचकता का संचार करना तो फिर क्या, क्यों क्लास में है? मनोरंजन करना तो मनोरंजन डी वाला ऑप्शन भी गलत ही है। सभी इंद्रियों को क्रियाशील आप क्यों बनाएंगे? ठीक है, ठीक है, सारे इंद्रियों को क्रियाशील नहीं, बल्कि आप शिक्षण में क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिटी लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट दोस्तों। चलिए, यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हमने आपको करवा दिया, और सारी चीज़ें हमने करवा दिया इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप थोड़ा से जल्दी से समझ लीजिए। 2 मिनट भले ही लगे, थोड़ा से क्लास भले ही बड़ी हो जा रही है, लेकिन एक चीज़ ये है कि एक बार यदि आप अच्छे समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके जीवन में काम देंगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमने देखा प्रोजेक्टिव एड्स के बारे में और नॉन प्रोजेक्टिव एड्स के बारे में। प्रोजेक्टिव में हमने देखा जैसे फिल्म स्ट्रिप्स के बारे में, फिर साइलेंट पिक्चर, मैजिक लाइटर, माइक्रो प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसमें आप देखेंगे यहाँ फिल्म स्ट्रिप्स है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि मैजिक लैटर्न है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनी या माइक्रो प्रोजेक्टर है, फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में हमने आपको दिखाया। ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर, याद रखिएगा कई बार इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अप्रक्षेपी साधन में जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड होगा जिसमें प्रोजेक्ट वाला कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन ये भी प्रोजेक्ट जैसे ही होगा कहीं ना कहीं। इसमें भी दृश्य साधन होगा जिसमें मॉडल, चार्ट पेपर, चित्र और मानचित्र, ग्लोब और ब्लैक बोर्ड, ग्राफ वगैरह देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमने आपको बताया जिसमें द्रव्य केवल श्रव्य साधन ऑडियो वाले साधन होंगे, जिसमें बच्चे केवल सुनेंगे और सुनकर ज्ञान को ग्रहण करेंगे, यानी कि बच्चे सीखेंगे, जिसमें टेप, रेडियो टेप, MP3 प्लेयर, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर देखा जाए दृश्य श्रव्य साधन की बात करते हैं जिसमें दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, इन देख कर सुनकर बच्चे सीखते हैं, यानी कि ज्ञान ग्रहण करते हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आ जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि एक्टिविटी एड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें दिखाई, सुनाई और अन्य अतिरिक्त भी कार्य किया जाएगा, जिससे बच्चों को ज्ञान ग्रहण करने में सरलता होगी, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। जिसमें रोल प्लेइंग किया जा सकता है, वर्किंग ऑन लेबोरेटरी और संग्रहालय, म्यूजियम ले जा सकता है, भ्रमण करवाया जा सकता है, एग्जीबिशन, प्रदर्शनियाँ वगैरह दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने आपको दिखाया प्रदर्शनियाँ वगैरह। फिर इससे क्या विशेषताएँ हैं ये सब तो आपने देख ही लिया, ठीक है, विशेषताएँ वगैरह। फिर हमने आपको दिखाया कि शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य और क्या क्या हो सकते हैं, इसको आपको हमने दिखाया। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं और इसका महत्व क्या हो सकता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने आपको दिखा दिया। इसमें कौन कौन सी चीज़ें की सावधानियां बरतनी चाहिए कि भैया एक बार पढ़ाने से पहले देख ताक ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और कुछ संबंधित प्रश्न थे, हमने आपको बताया
ये सारी चीज़ें हमने आपको करवा दिया। मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न गलत होंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। यदि आप लोगों को कोई बातें समझ में ना आई हों तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। यदि कोई बातें इधर उधर की हुई हों, ठीक है, हमारा प्रयास रहा कि अच्छे से आपको समझाना और हमने अच्छे से समझाया ईमानदारी से। ठीक, यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, नहीं हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।